आज हम बात शुरू करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर कि जॉइंट प्रोडक्ट्स जब हमारे पास आती हैं तो उसमें चैलेंज क्या है और उस चैलेंज से डील कैसे करना है। जॉइंट प्रोडक्ट का केस समझने के लिए एक सिंपल प्रोसेस अकाउंट हम देखते हैं अपने सामने। लेट्स अज्यूम ये एक डाटा है, हमें कहा गया कि हमने प्रोडक्शन में 1000 यूनिट फीड किए हैं 50,000 के इनपुट कॉस्ट के साथ, लेकिन इसके नतीजे में हमें दो प्रोडक्ट्स मिल गई हैं ए और बी। 400 यूनिट्स इसके हैं और 600 यूनिट्स इसके मिल गए हैं। पहले हमारी प्रोडक्ट सिर्फ एक बनती थी तो आसानी से कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू ले लेते थे। अब प्रोडक्ट्स बन गई हैं दो, तो दो प्रोडक्ट्स में इस कॉस्ट को कैसे तकसीम किया जाए, इनकी कॉस्ट पर यूनिट ए की बी की कैसे लाई जाए, टोटल कॉस्ट कैसे लाई जाए, ये चैलेंज आ जाता है। जॉइंट प्रोडक्ट से डील करते हुए हमें जो चैलेंज आ रहा है कि हम जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट को, ये हमारी जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट है, इसको हम जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट इसलिए कह रहे हैं कि ये इन दोनों प्रोडक्ट्स का कंबाइंड खर्चा है, इन दोनों प्रोडक्ट्स बनाने का कंबाइंड खर्चा है, तो ये जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट है और ये हमारी जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। जॉइंट प्रोडक्ट से डील करते हुए चैलेंज है कि जॉइंट कॉस्ट की तकसीम कैसे की जाए, जॉइंट कॉस्ट की तकसीम जॉइंट प्रोडक्ट्स में। दिस इज द चैलेंज जिससे हमने डील करना सीखना है इस पार्ट में। अच्छा जी, जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में तकसीम करने के लिए देयर आर 3 पॉसिबल पॉलिसीज, 3 पॉसिबल मेथड। हमें एग्जाम में किस मेथड से इस कॉस्ट को तकसीम करना है ये एग्जामिनर हमें क्लियरली बताएगा। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 क्लियरली बताएगा कि भाई इस मेथड से इस कॉस्ट को तकसीम कर दो और प्रोसेस अकाउंट बनाओ, या मेथड 2 से इस कॉस्ट को तकसीम करके प्रोसेस अकाउंट बनाओ, मेथड 3 से इस कॉस्ट को तकसीम करके प्रोसेस अकाउंट बनाओ। वो 3 मेथड क्या है, उनको कैसे अप्लाई करना है, वो हम डायरेक्ट एक इलस्ट्रेशन से ही समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन 42 खोलिए, वहां से हम इन तीनों मेथड्स को समझते हैं। Illustration 42. Two joint products A and B are produced from a common process X by Nasir Limited. During month of January, 20,000 units of material were introduced in the process X. Total cost of the processing, total cost से बराबर direct material and conversion को sum करें तो processing cost total 339,700 थी। Output from the process during the January was 12,500 units of A and 7,500 units of B। मतलब हमने 20,000 की इनपुट डाली और उसके हमें दो ये आउटपुट मिल गए, जॉइंट प्रोडक्ट्स बन गई। उसने मैं बता दिया है ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन में आपको क्लियरली बताया जाएगा कि जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं तो वो जॉइंट है या उनमें कोई प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी है, क्लियरली बता दिया जाएगा। तो यहां पे उसने क्लियरली लिखा हुआ है ये दोनों जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। A has a sale price of 100 per unit at split off point। स्प्लिट ऑफ पॉइंट से मुराद होती है वो प्रोसेस जिसके एंड पे प्रोडक्ट्स अलहदा अलहदा हो जाती हैं, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग का एक फीचर ये भी तो है कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस में खत्म नहीं होती, बाज़ वक़्त एक से ज्यादा प्रोसेसेस के बाद प्रोडक्शन कंप्लीट होती है। हो सकता है इससे पहले प्रोसेस W हो, उससे पहले प्रोसेस V हो, तो शायद हमने V, W और X ये प्रोसेस है, इधर हमने इनपुट फीड की, इधर से आउटपुट इधर चलेगी, इधर से आउटपुट इधर चलेगी, लेकिन यहां से फिर दो हिस्से हो गए हैं, एक A और एक B। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं उस प्रोसेस को जहां पे प्रोडक्ट्स अलग-अलग हो गई। प्रोडक्ट ए और बी, V, W, X 3 प्रोसेस से मिलकर बनी है, 3 प्रोसेस से प्रोडक्ट गुजरी हैं तो बनी है, लेकिन ए और बी अलग-अलग कहां पे हुई हैं, X के एंड पे। तो दिस इज कॉल्ड, भाई ये हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। प्रोडक्ट ए और बी का स्प्लिट ऑफ पॉइंट से मुराद वो प्रोसेस जिसके खात्मे पे प्रोडक्ट ए और बी अलहदा अलहदा हो गई।
प्रोडक्ट ए और बी यहां पे भी बनी है, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट ए और बी अलग-अलग, ये स्प्लिट ऑफ नहीं है। प्रोडक्ट ए और बी इस प्रोसेस से भी गुजरी हैं, लेकिन यहां पे भी ए और बी अलग-अलग नहीं हुई, ये भी स्प्लिट ऑफ नहीं है। प्रोडक्ट ए और बी प्रोसेस एक्स से भी गुजरी, लेकिन इसके एंड पे दोनों अलग-अलग होगी। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट हमारा हो गया। तो यहां पे उसी चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। ए हैज अ सेल प्राइस ऑफ 100 पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब प्रोसेस एक एक्स के एंड पे, और अल्टरनेटिवली इट कैन बी सोल्ड फॉर 300 पर यूनिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 62.5। आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर इसको 100 का बेच दो या मजीद खर्चा इस पर लगाओ 62.5 का, और 300 का भी बेच सकते हो, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसी तरह बी की बात करें तो बी की प्राइस है 137.50 एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब प्रोसेस एक्स के एंड पे 137.50 इसकी प्राइस है। अल्टरनेटिवली इट कैन बी सोल्ड फॉर 200 आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 37.5। अच्छा, यहां पे एक मैं बात फिर आपको सिर्फ रिवीजन के लिए बता दूं, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी एग्जामिनर ये वर्ड ना लिखता, यहां पे वो सिर्फ ये बताता 2 प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो बताइए हम कैसे फैसला करें ये जॉइंट है या इनमें कोई प्रोडक्ट बाय है? क्या देखना चाहिए हमें? हमें सेल प्राइस पर यूनिट देखनी है, स्प्लिट ऑफ क्या है। तो प्रोडक्ट ए की सेल प्राइस है 100 पर यूनिट, बी की 137 पर यूनिट है। इनमें से किसी एक प्राइस को हम दूसरे के मुकाबले में नेग्लिजिबल कह सकते हैं? कोई प्राइस दूसरे के मुकाबले में नेग्लिजिबल नहीं है। इसका मतलब दोनों प्रोडक्ट्स आपकी मेन प्रोडक्ट्स हैं, दोनों प्रोडक्ट्स आपकी जॉइंट प्रोडक्ट कैटेगरी में आएंगी। अगर इनमें से किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस दूसरे के मुकाबले में नेग्लिजिबल होती तो हम उस प्रोडक्ट पे बाय प्रोडक्ट का टैग लगा लेते, वो अलहदा कहानी शुरू हो जाती है, उसको हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल हमने फैसला, हमें पता लग गया कि ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, हमें ना बताता हम खुद भी फैसला कर सकते थे इन दो प्राइसेस को कंपेयर करके। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया है, तो आसानी है हमारे लिए, हमारे सोचने का टाइम बच गया। तो यहां से अब चलते हैं आगे। हमें कहा गया है एलोकेट जॉइंट कॉस्ट अमंग्स्ट द जॉइंट प्रोडक्ट यूजिंग फॉलोइंग बेसिस एंड प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इन ईच सिनेरियो। ये 3 पॉसिबल पॉलिसीज हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। तो हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं और फिर इन तीनों पॉलिसीज की को वहां पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इन तीनों पॉलिसीज के तहत प्रोसेस अकाउंट कैसा बनेगा। तीनों पॉलिसीज का फर्क क्या है? जॉइंट कॉस्ट की तकसीम, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। तो मैं एक प्रोसेस अकाउंट इसी अंदाज में बनाता हूं कि तीनों मेथड मैं एक ही प्रोसेस अकाउंट में डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा आपको। उसके लिए मैं क्रेडिट साइड पे वैल्यू के 3 कॉलम ले लेता हूं, 1, 2, 3 कॉलम वैल्यू के हैं, अंडर पॉलिसी 1, अंडर पॉलिसी 2, अंडर पॉलिसी 3। एक कॉलम क्वांटिटी का है और डेबिट साइड पे सिर्फ 2 कॉलम ही लेते हैं, एक वैल्यू का और एक क्वांटिटी का। प्रोसेस एक्स डेबिट साइड पे सबसे पहले इनपुट कॉस्ट लेके आते हैं। हमें कहा गया है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड की मद में हमने खर्चा किया यहाँ पे 339,700 और इनपुट यूनिट्स फीड किए हमने 20,000। हमें आउटपुट में 2 प्रोडक्ट मिली हैं, एक फिनिश गुड ए और दूसरी फिनिश गुड बी। ए के यूनिट्स है 12,500, बी के यूनिट 7,500। तो क्वांटिटी का कॉलम तो हमारे यहाँ पे 20,000 पे क्लोज हो जाते हैं। हमें जो सीखना है यहाँ पे कि भाई ये जो कॉस्ट है 339,700, इसको हम कैसे और ए और बी में तकसीम कर सकते हैं। ये है हमारी ट्रीटमेंट्स की 3 पॉसिबल ऑप्शंस, 1, 2, 3, जो काम हमें सीखना है। जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में तकसीम करना अंडर एनी गिवन पॉलिसी। मैं फिर बता दूं, एग्जाम में हमें जॉइंट प्रोडक्ट्स की पहचान दी जाएगी क्लियरली,
और एग्जाम में हमें जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में तकसीम करने की पॉलिसी भी बताई जाएगी। जैसे यहां पे उसने तीनों पॉलिसी बताई हैं, एग्जाम में हमें कोई एक पॉलिसी बताई जाएगी, हम उसको अप्लाई करेंगे। ये तो इलस्ट्रेशन है, तो हम तीनों पॉलिसीज की एप्लीकेशन सीखना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, जॉइंट कॉस्ट को तकसीम कीजिए किस बेसिस पे? यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पे। ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन है। आपके पास ये है यूनिट्स प्रोड्यूस ए के, ये है यूनिट प्रोड्यूस बी के। आप नहायत आसानी से यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को तकसीम कर सकते हैं। ए की जॉइंट कॉस्ट होगी 3,39,700 में से ए का हिस्सा है 12,500 से ज़रब और 20,000 से तकसीम, और बी का हिस्सा है 339,700 7,500 से ज़रब और 20,000 से तकसीम। ये हमने जॉइंट कॉस्ट को इस रेशो में तकसीम किया। रेशो में तकसीम करना ऐसा ही होता है ना, 12,500 बटा 20,000, 7,500 बटा 20,000। ये 20,000 इधर लिखा हो या इधर लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, ये 20,000 यहां पे लिखा हो या यहां पे लिख दो, एक ही बात है। रेशियोज में तकसीम करने हैं, जैसे मर्जी प्रेजेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीजिए जी, यहां से बताइए ए का हिस्सा 312 और ये कितना जी 127 388। ठीक है जी, ये हमने टोटल 339,700 को तकसीम कर दिया यूनिट प्रोड्यूस की रेशो में। 2,12,312 और 1,27,388, ये 339,700 पे अकाउंट कंप्लीट हो गया। सो पार्ट 1 के तहत जॉइंट कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस की रेशो में तकसीम करना, जॉइंट कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस की रेशो में तकसीम करना, यह काम हमने सीखा जनाब। अच्छा, अल्टरनेटिवली इसको आप एक और अंदाज से भी देख सकते हो, एक और अंदाज से भी इस कैलकुलेशन को देखा जा सकता है। जॉइंट कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस पे रेशियो पे तकसीम करने का मतलब कि आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लो, टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिवाइडेड विथ टोटल आउटपुट। आप ए और बी का फर्क ही ना करो, आप देखो टोटल प्रोसेस कॉस्ट 339,700 है और टोटल आउटपुट आपकी 20,000 है। यहां से आप कॉस्ट पर यूनिट निकालो 16.895, ये कॉस्ट पर यूनिट है। इसको आप 985 इसको आप यहां पे अप्लाई कर दो, 12,500 ज़रब दे दो, तो आपकी ये कॉस्ट आ जाती है। जब आपको कहा जाता है जॉइंट कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस की रेशो पे तकसीम करो, तो वो तकसीम आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने रेशो बना के तकसीम कर दी, और आप वो तकसीम ऐसे भी कर सकते हो कि यूनिट प्रोड्यूस पे तकसीम का मतलब है कि एक ही कॉस्ट पर यूनिट ले लो और उस कॉस्ट पे दोनों प्रोडक्ट्स को वैल्यू कर दो। जब यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पे कॉस्ट को तकसीम करने की बात की जा रही है, इसका मतलब है हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट बराबर है। इसका मतलब है हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट बराबर है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ए और बी, उनकी कॉस्ट पर यूनिट बराबर लेके चलो। तो ये आप बराबर ऐसे अज्यूम कर लो या ऐसे तकसीम कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ता। ये दोनों प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। यूनिट प्रोड्यूस बेसिस पे प्रेजेंटेशन आप ऐसे कर दो, कॉस्ट पर यूनिट निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, या आप यूनिट प्रोड्यूस बेसिस पे रेशियो बना के कॉस्ट तकसीम कर दो। हर दो सूरतों में आपका प्रोसेस अकाउंट यही दिखेगा।
जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, दूसरी पॉलिसी है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। यहां पे ख्याल कीजिएगा बेटा, ये सेल वैल्यू है, सेल प्राइस नहीं है। प्राइस होती है एक यूनिट की और वैल्यू होती है तमाम यूनिट्स की। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब जिस प्रोसेस के एंड पे प्रोडक्ट ए और बी अलहदा अलहदा हुई हैं, उस प्रोसेस के एंड पे देखो उनकी वैल्यू क्या है, सेल वैल्यू क्या है। तो जनाब हम पहले वर्किंग टू सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेजर कर लेते हैं। ए की सेल वैल्यू है 12,500 यूनिट इंटू 100, 1.25 मिलियन, और बी की सेल वैल्यू है 7,500 यूनिट्स इंटू 137.5, 103125 टोटल ले लीजिए। टू 2,81250 लीजिए जी। ये हमारे पास सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ आ गया है। अब इस रेशो में जॉइंट कॉस्ट को तकसीम कर दो, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो रेशो के मुताबिक जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करना, टोटल कॉस्ट 339,700 है। रेशो का मतलब 1250,000 डिवाइडेड विद 2281,250, और बी का हिस्सा होगा 339,700 मल्टीप्लाइड विद 1031,250 डिवाइडेड विद 2281,250। लीजिए बताइए यहां से ए और बी का हिस्सा क्या आ रहा है? 186,137, और बी का हिस्सा बेटा एक फिर चेक कर ले जरा। 153,563, टोटल वही 339,700। लीजिए जी, जॉइंट कॉस्ट को सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की रेशो में तकसीम करना। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट से मुराद है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हर प्रोडक्ट के जितने यूनिट बने हैं उनको स्प्लिट ऑफ पॉइंट की प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो सेल वैल्यू आ गई। वहां से रेशो बना लो, उस रेशो में जॉइंट कॉस्ट को तकसीम कर दें। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कैसे मेजर की और इस रेशो पे जॉइंट कॉस्ट को कैसे तकसीम किया। ये है हमारी जॉइंट कॉस्ट जिसकी तकसीम की बात हो रही है। जॉइंट कॉस्ट की तकसीम की बात हो रही है अंडर ऑप्शन 1 एंड 2। अच्छा जी, ऑप्शन 3, पॉलिसी 3। अच्छा बाय द वे, ये जो थर्ड पॉलिसी बेटा होती है ना, ये उस सूरत में इस्तेमाल होती है जब ये वाली पॉलिसी एप्लीकेबल ना हो, जब ये इस्तेमाल ना हो सकती हो। लेकिन ये चूंकि इलस्ट्रेशन है, सिखाने के लिए एक ही सवाल में तीनों पॉलिसीज डाल दी गई हैं। बट नॉर्मली जब प्रोडक्ट्स, बात होता क्या है कि प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल होती नहीं है, मतलब अलहदा अलहदा तो हो गई हैं बट अभी रेडी फॉर सेल नहीं है। मजीद काम करेंगे ए पे, मजीद काम करेंगे बी पे, फिर बिकेंगी। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट्स बाज का सेलेबल नहीं होती, फर्दर प्रोसेसिंग होनी होती है, फिर बिकनी होती है। तो उस केस में फिर हम एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बनाते हैं, जिसको यहां पे एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ कहा जा रहा है। ये हम यूजुअली तब कैलकुलेट करते हैं जब ये कैलकुलेट ना हो सकती हो।
लेकिन इस सवाल में हमें दोनों कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो मैं आपको एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है वो ज़रा एलैबोरेट कर देता हूं। एनआरवी के कॉन्सेप्ट से आप फिमिलियर है भाई। एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ इज इक्वल टू फाइनल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ। जैसे अगर मैं एनआरवी की कैलकुलेशन पे जाऊं ए के लिए, अब मैंने अज्यूम करना है कि मेरी ए स्प्लिट ऑफ पे नहीं बिक रही, स्प्लिट ऑफ के बाद फर्दर काम होने के बाद बिक रही है। तो फर्दर काम होने के बाद बिकेगी तो उसकी सेल प्राइस क्या है, और मेरे तो सेल वैल्यू लेनी है, फाइनल सेल वैल्यू। मैं 12,500 यूनिट अब बेचूंगा 300 में, लेकिन 300 के यूनिट बेचने के लिए मुझे 12,500 पे फर्दर खर्चा लगाना पड़ेगा। कितने का? 62.5 का। एस्टिमेटेड एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितनी बनती है जी? फाइनल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितनी भाई? 2968,750। सेम वर्किंग हम बी के लिए करें। 7,500 यूनिट बने हैं, इसकी फाइनल सेल वैल्यू है 200 और फर्दर कॉस्ट जो लगनी है 7,500 पे वो कितनी लग रही है? 37.5। तो बताइए इसकी एनआरवी कितनी बनी? 12,750। टोटल कितना बना? 4,187,500। लीजिए जी, अब जॉइंट कॉस्ट को हम इस रेशियो में तकसीम करेंगे। ए की जॉइंट कॉस्ट 339,700 इंटू 2,968,750 डिवाइडेड विथ 4,187,500, और बी की जॉइंट कॉस्ट में हिस्सा आएगा 339,700 में से 1,218,750 डिवाइडेड विद 4,187,500। तो बताइए जरा कितना हिस्सा आया ए का? 240,832 और बी का 988,68। लीजिए जी, वही 339,700 पूरा हो गया। जी बेटा, जॉइंट प्रोडक्ट से प्रोसेस कॉस्टिंग में डील करना, यहां पे हमें सिर्फ एक काम कहा जाता है, जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में तकसीम करना। जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में तकसीम करने के लिए इन तीनों में से कोई एक पॉलिसी एग्जामिनर हमें देगा, क्वेश्चन में बताया जाएगा, लेकिन तीनों की डेमोन्स्ट्रेशन हमने इस एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 42 में देखी। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को इलस्ट्रेशन 42 में कोई हेल्प चाहिए, पूछिए बेटा। बेटा, इलस्ट्रेशन 43 एक बेसिक लेवल रिवीजन जो हमने अभी काम सीखा उसी की। इसमें हमसे कहा गया है एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट ए एंड बी।
जॉइंट कॉस्ट का वर्ड यूज हो गया और ए और बी में तकसीम होने अंडर द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव मेथड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। दो पॉलिसीज के तहत जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करना है। डाटा है जुबैर लिमिटेड का, जिसने प्रोड्यूस किए 10,000 लीटर ऑफ ए, 12,000 लीटर ऑफ प्रोडक्ट बी फ्रॉम अ सिंगल प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। फॉलोइंग कॉस्ट वर incurred in the process for the above products: material, labor, variable overhead, fixed overhead. Sale value of the product at split off point, A की 5.2, B की 3, और रिक्वायरमेंट है दोनों कॉस्ट को, जॉइंट कॉस्ट को ए और बी में तकसीम कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। लीजिए बेसिकली हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है और प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे वैल्यू के हम दो कॉलम बना लेते हैं अंडर ईच पार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 43, क्रेडिट साइड पे वैल्यू के दो कॉलम, 1, 2, ये क्वांटिटी और फिर यहां पे अमाउंट एंड क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन 1 एंड 2। डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट लीजिए प्रोसेस अकाउंट बनाते हुए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। प्रोसेस कॉस्ट इनकर्ड 26,000, 10,000, 8,000 एंड 22,000। टोटल कितना बना? 66,000। फिनिश गुड्स हमें मिलेंगी दो, एक फिनिश गुड ए है, एक फिनिश गुड बी है। ए के यूनिट्स हैं 10,000 और बी के यूनिट हैं 12,000। चूँकि लॉसेस का कोई जिक्र नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे ये 22,000 टोटल हैं और यही 22,000 हमारे इनपुट यूनिट्स रहे होंगे। अब हमें ये है जॉइंट कॉस्ट जिसको हमें तकसीम करना है ए और बी में दो पॉलिसीज के तहत, पॉलिसी नंबर 1 एंड पॉलिसी नंबर 2। पॉलिसी नंबर 1 क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस, मतलब इस रेशो में तकसीम कर दो 10/22, 12/22। तो जॉइंट कॉस्ट 66,000 को 10/22 और 12/22 की रेशो में तकसीम कर दो। तो ए का हिस्सा कितना आया? 30,000, बी का हिस्सा 36,000। ये है जनाब हमारा पार्ट 1 के आंसर, 30,000 एंड 36,000। अल्टरनेटिवली हम ऐसा भी कर सकते थे, हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते। 66,000 तकसीम 22,000, यहाँ से कॉस्ट आती रुपीज़ 3 पर यूनिट। तो 3 पर यूनिट हम ऐसे भी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते थे। हम ऐसे प्रेजेंट करें या ऐसे प्रेजेंट करें, एक ही बात है। मतलब ब्लू की प्रेजेंटेशन ले लो, ब्लू मार्कर वाली, या ब्लैक मार्कर वाली प्रेजेंटेशन ले लो, बोथ आर ओके। आपको याद रखना है यूनिट बेसिस पे जब भी जॉइंट कॉस्ट तकसीम की जाती है, इसका मतलब है कि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट बराबर है। जैसे इस केस में ए की कॉस्ट भी 3 रुपए है, बी की कॉस्ट भी 3 रुपए है पर यूनिट। दूसरा तरीका है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ कैलकुलेट कर लें पहले हम। ए की सेल वैल्यू 10,000 यूनिट्स इंटू 5.2, 52,000। बी की सेल वैल्यू 12,000 यूनिट्स इंटू 3, 36,000। टोटल हो गया 88,000। सेल वैल्यू पे तकसीम करने हैं तो ए का हिस्सा
टोटल 66,000 में जो बनेगा इट विल बी 52/88, और बी का हिस्सा जो बनेगा 66,000 में दैट विल बी 36/88। ए का हिस्सा 39,000, बी का हिस्सा 27,000। लीजिए जी, ये पार्ट 2 में हमारी वर्किंग कैसे दिखेगी। हर दो सूरतों में हमारा प्रोसेस अकाउंट 66,000 पे क्लोज हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 43, जॉइंट प्रोडक्ट से डील करने की एक रिवीजन एक्टिविटी, हमने बेसिक लेवल एक्टिविटी अभी हम देख रहे हैं। और जॉइंट प्रोडक्ट से डील करने में चैलेंज क्या होता है बेसिक, और उस बेसिक चैलेंज से कैसे डील करते हैं अंडर एनी गिवन पॉलिसी। पॉलिसी में क्वेश्चन में गिवन होगी भाई, याद रखिएगा। जी बेटा, किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल है पूछ लीजिए। कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई बेटा, पूछिए। जी बेटा, लॉसेस से हम डील करेंगे नेक्स्ट फेज में। अभी हमने जॉइंट प्रोडक्ट्स पे बात की है, अब हम थोड़ा सा तारुफी डिस्कशन बाय प्रोडक्ट्स पे कर लेंगे। कल हम बाय प्रोडक्ट के सवाल भी करेंगे। कल हम जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स को मिला के विद लॉसेस एंड गेन्स वो सवाल भी इलस्ट्रेशन लेवल के देखेंगे। और फिर उसके साथ इंशाअल्लाह कल से हम एग्जामिनर क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये डिस्कशन हमारी इतनी ही है, ये इलस्ट्रेशंस हैं जो कि हमारी होंगी, और फिर ये सवाल आगे जॉइंट प्रोडक्ट के आएंगे। बात अभी खत्म हुई नहीं है भाई, सिर्फ मैं कल की झलक करा रहा था, आज की बात अभी थोड़ी जारी है। बाय प्रोडक्ट्स की बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं कि बाय प्रोडक्ट्स में जैसे जॉइंट प्रोडक्ट की 3 पॉलिसीज में डिस्कस की। अगर हमें किसी क्वेश्चन में बता दिया जाए कि भाई ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट निकल रही है इनमें से कोई एक बाय प्रोडक्ट है, तो उस बाय प्रोडक्ट के साथ हमने क्या सलूक करना है, कैसे करना है, उस पर हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव बात आज कर लेते हैं। न्यूमेरिकल इंशाअल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। हमें बाय प्रोडक्ट से भी प्रोसेस अकाउंट में डील करने के 3 पॉसिबल पॉलिसीज अवेलेबल होती हैं, एंड मोस्टली ये भी एग्जामिनर हमें पॉलिसी बताएगा, मोस्टली बताएगा। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन हो सकती है, क्वेश्चन साइलेंट रह सकता है अबाउट द पॉलिसी, क्योंकि यहां पे एक कॉमनली यूज पॉलिसी है। क्वेश्चन हो सकता है बता दे पॉलिसी 1 है या पॉलिसी 2 है या पॉलिसी 3 है बाय प्रोडक्ट से डील करने के लिए, या क्वेश्चन साइलेंट भी रह सकता है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा है तो हमें पता है पॉलिसी 3 नॉर्मली यूज होती है। जिस क्वेश्चन में एग्जामिनर पॉलिसी के बारे में साइलेंट होगा वहां पे हम पॉलिसी 3 लगा देते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, वहां पे कोई रिकमेंडेड पॉलिसी नहीं है, इधर रिकमेंडेड पॉलिसी है। जॉइंट प्रोडक्ट में एग्जामिनर कभी साइलेंट नहीं होगा, वह हमेशा हमें पॉलिसी बताएगा। इधर भी नॉर्मली सवालों में बताता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन साइलेंट हो सकता है। हमें ध्यान में रखना है कि यहां पे एक रिकमेंडेड पॉलिसी आती है, कॉमनली यूज पॉलिसी आती है। अच्छा, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं कि यहां पे हमने प्रोडक्ट्स बनाई ए एंड बी, तो ए तो मेन प्रोडक्ट है, बी लेट्स अज्यूम ये हमारी बाय प्रोडक्ट है। लेट्स अज्यूम जो बी है वो हमारी बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट बी। ये हमारी मेन प्रोडक्ट फिनिश गुड है, ये बाय प्रोडक्ट बी है, और इसकी अब हम बात कर रहे हैं।
कि भाई इसके अगेंस्ट यहां पे वैल्यू क्या आनी चाहिए। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ऑप्शन नंबर 1, बाय प्रोडक्ट को बेचो, उसको बेच के जो पैसे आते हैं सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, उसको ट्रीट करने के 3 तरीके हैं। पहली बात तो है बाय प्रोडक्ट ने बिकना है, बाय प्रोडक्ट बन गई है, जैसे मैं कहता हमारा हस्क निकला, ब्रांड निकलता, हम उसको बेचते थे। अब क्वेश्चन है उसको बेच कर जो पैसे आए उसको कैसे ट्रीट करें। ऑप्शन नंबर 1, एज रेवेन्यू ट्रीट करो। रेवेन्यू ट्रीट करने का मतलब पॉलिसी नंबर 1 के तहत डेबिट करो कैश और क्रेडिट करो सेल्स। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में जब आप जाते हो, इसका मतलब बाय प्रोडक्ट के जो बेच के पैसे आए पॉलिसी नंबर 1 के तहत वो हम प्रोसेस अकाउंट में शो नहीं करते, बाय प्रोडक्ट के अगेंस्ट वैल्यू प्रोसेस अकाउंट में नहीं आएगी। अंडर ऑप्शन 1 आपने बेच के जो पैसे आए वो सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए हैं, तो इसलिए यहां पे इसके अगेंस्ट वैल्यू ऑप्शन नंबर 1 में 0। प्रोसेस अकाउंट में बाय प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं इफ यू आर फॉलोइंग पॉलिसी 1। पॉलिसी 2 है रिकॉर्ड इट एज अदर इनकम, मतलब पॉलिसी 2 के तहत आप डेबिट करोगे कैश और क्रेडिट करोगे अदर इनकम पीएनएल में। इस पॉलिसी के तहत भी प्रोसेस अकाउंट में 12,000 के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं आएगी। आपने बेच के जो पैसे मिले वो अदर इनकम को ट्रांसफर कर दिए। पॉलिसी नंबर 3 जो कि कॉमनली यूज्ड है और हमें एग्जामिनेशन सवालों में ज्यादातर यही पॉलिसी टेस्ट की जाती है, बता के एज डिडक्शन सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट को ट्रीट करो एज डिडक्शन फ्रॉम द प्रोसेस इनपुट, जस्ट लाइक स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू हम क्या कर देते थे, प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 है कि आप बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को भी वैसे ही ट्रीट करो, मतलब डेबिट करो कैश और क्रेडिट कर दो प्रोसेस अकाउंट। पॉलिसी ऑप्शन नंबर 3 है कि आप यहां पे सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट ले आओ, और इसकी ट्रीटमेंट को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ये वही ट्रीटमेंट है जो हमारी सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट है। अच्छा, बाय प्रोडक्ट की 3 पॉलिसीज हैं, इनमें से कोई भी पॉलिसी आप अडॉप्ट करो, सबसे पहले जो चीज आपको याद रखनी है कि आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट की कैलकुलेशन बदल जाती है। जब भी क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कि पहले थी सिर्फ नॉर्मल लॉस इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, अब वो बदल गई है। अब क्या है, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट। ऑलवेज पॉलिसी 1 है, 2 है, 3 है, एक्सपेक्टेड आउटपुट की डेफिनेशन हमेशा ये रहेगी, बदल गई है। जब क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट आ जाए, एक्सपेक्टेड आउटपुट की डेफिनेशन कैलकुलेशन आपकी चेंज होगी, याद रखिएगा। और जब आप मेथड 1 या 2 के तहत चल रहे हो तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला आपका इनपुट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट रहेगा। लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट कहां से, यहां से, नए फार्मूले से। और अगर आप पॉलिसी 3 के तहत चल रहे हो तो इनपुट प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। क्योंकि पॉलिसी 3 में हमने क्या कहा था कि सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट को वैसे ही ट्रीट करो जैसे सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस को ट्रीट करते थे, और वो क्या था, प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करना। तो जैसे सेल वैल्यू आपकी प्रोसेस अकाउंट से डिडक्ट होती है, वैसे ही नॉर्मल लॉस की, वैसे ही सेल वैल्यू बाय प्रोडक्ट की यहां पे डिडक्ट होगी और डिवाइड होगा एक्सपेक्टेड आउटपुट। और एक्सपेक्टेड आउटपुट का फार्मूला मैं फिर तवज्जो दिला दूं, ये जो फार्मूला नया निकाला है ना, इस फार्मूले से एक्सपेक्टेड आउटपुट आनी है हर सूरत में। तो पॉलिसी 1 है या 2 है, कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकलेगी। पॉलिसी 3 है तो कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकलेगी। एक्सपेक्टेड आउटपुट हर सूरत में रिवाइज है, लेकिन प्रोसेस कॉस्ट इनपुट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस होगी इस केस में, और प्रोसेस कॉस्ट इनपुट माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट होगी इस केस में। अच्छा, हम छोटी सी एक्टिविटीज, सबसे पहले बाय प्रोडक्ट की एक एक्टिविटी है, इलस्ट्रेशन 44। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कॉस्ट पर टन ऑफ द राइस
produced when the sale proceeds of rice husk is a byproduct, when the rice sale proceeds of husk is treated as अदर इनकम या रेवेन्यू, ये बेसिकली पॉलिसी 1 और 2 की बात हो रही है, ठीक है। और व्हेन सेल ऑफ हस्क इज ट्रीटेड एज डिडक्टेड फ्रॉम प्रोसेस कॉस्ट, ये पॉलिसी 3 की बात हो रही है। तो हमें हर दोनों सूरतों में कॉस्ट पर टन ऑफ द आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट निकालने को कहा जा रहा है। पॉलिसी 1 हो 2 हो, दोनों में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है, सेम है, ये लिखा नजर आ रहा है जी। पॉलिसी 1-2 में ये तरीका लगता है, और पॉलिसी 3 में कॉस्ट पर यूनिट का तरीका ये है जो मैंने आपको रिव्यू में भी दिखाया था। तो डाटा पढ़ते हैं और फिर ये कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। Kotha grain rice mills process 100 tons of paddy. Paddy is the raw material. 100 tons of paddy during the month of December. Costs incurred in the process were as follows. इस प्रोडक्शन में क्या क्या खर्चे लगे? Raw material 100 tons into 9,000. Transportation cost 5,000. Loading unloading 2,000. Other labor cost 8,000 and factory overheads are 10,000. आउटपुट फ्रॉम द कॉमन प्रोसेस वर, ये हमें एक्चुअल आउटपुट का डाटा गिवन है। राइस 80 टन, राइस हस्क 18 टन जो कि बाई प्रोडक्ट है, एवेपोरेशन लॉस 2 टन विच इज कंसिडर्ड नॉर्मल। राइस हस्क इज एक्सपेक्टेड टू सेल फॉर 2,000 पर टन। ये है जी कंप्लीट डाटा, और हमसे कहा गया है कॉस्ट पर टन बताइए इस फार्मूला से और इस फार्मूला से। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, ठीक है जी। हमें जो सवाल रिक्वायरमेंट दी गई हैं, पार्ट 1 के लिए कॉस्ट पर टन इस फार्मूला से आएगी और पार्ट 2 के लिए कॉस्ट पर टन इस फार्मूला से आएगी। तो हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ पहले इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे इनपुट प्रोसेस कॉस्ट चाहिए, तो इनपुट प्रोसेस कॉस्ट मैं यहीं पे अगर मेजर करूं 100 इंटू 9,000, 9 लाख प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000, तो ये जनाब मेरी इनपुट प्रोसेस कॉस्ट है 9,25,000। फिर मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट की कैलकुलेशन भी कर लेता हूं, मुझे वो भी वैल्यू चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है जी इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट, दिस इज एक्सपेक्टेड आउटपुट। ऑल्दो ये मेरी एक्चुअल आउटपुट से मैच कर रही है, बट आपको याद रखना है हम कॉस्ट पर यूनिट में हमेशा एक्सपेक्टेड आउटपुट लेते हैं, एक्चुअल आउटपुट नहीं लेते। तो जनाब ये मेरे पास इनपुट प्रोसेस कॉस्ट आ गई, ये मेरे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गई, और अब एक वैल्यू मुझे चाहिए स्क्रैप वैल्यू, बल्कि हम चले ऊपर फार्मूला में जाके फीड कर देते हैं। अब हम फार्मूला में आ जाते हैं, कॉस्ट पर यूनिट अंडर दिस फार्मूला, इनपुट प्रोसेस कॉस्ट 9,25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। यहां पे नॉर्मल लॉस आपका एवेपोरेशन लॉस है जिसकी स्क्रैप वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट, वो है जी हमारी 80 टन। तो कॉस्ट पर टन यहां से कितनी बनी? 11,562 11,562.5 लीजिए जी। ये हमारी अंडर पॉलिसी 1 या पॉलिसी 2 हमारी कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला ये बनता है। पार्ट 1 के तहत कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला इनपुट प्रोसेस कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट, और पार्ट 2 के तहत हमारी कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन इनपुट प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। कितनी भाई? 11,100 टेट्रा 1 2.5। लीजिए जी, ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया कि अगर पॉलिसी है कंपनी की ये वाली 1 या 2 तो कॉस्ट पर यूनिट 11,562 है। अगर कंपनी की पॉलिसी है ये, जो कि पॉलिसी नंबर 3 होती है हमारी किताब के मुताबिक, तो कॉस्ट पर टन ये है। कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना बाय प्रोडक्ट की डिफरेंट
ट्रीटमेंट पॉलिसीज के तहत। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? बाय प्रोडक्ट के लिहाज से हमने जो बेसिक सी ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट कैलकुलेशन, उसको भी देख लिया, और कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन अंडर ऑल 3 पॉलिसीज वो भी हमारी कवर होगी। मेथड 2 ही हैं कॉस्ट पर यूनिट के, लेकिन पॉलिसीज 3 कवर हो जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पॉलिसी 1 और 2 के तहत कॉस्ट पर यूनिट है, ये पॉलिसी 3 के तहत कॉस्ट पर यूनिट है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब हम एक थोड़ी सी एलैबोरेटेड इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 45, जिसमें जॉइंट प्रोडक्ट्स भी हैं, बाय प्रोडक्ट भी हैं और लॉसेस भी हैं। इस इलस्ट्रेशन में जो हम स्किल सीखेंगे, डील करना सीखेंगे लॉसेस, बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट से, ये स्किल हमारे एग्जाम के कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में काफी फ्रीक्वेंटली टेस्ट होती है। ये आप कह सकते हैं कि ये एग्जाम लेवल क्वेश्चन की एक अहम वर्किंग है जो है हम सीखने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन भी गालबन एक क्वेश्चन तो आज ही इंशाअल्लाह हम कर लेंगे, जॉइंट बाय प्रोडक्ट का एग्जाम लेवल क्वेश्चन। तो वी स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 45, जिसकी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर जनवरी। Following information relates to a company that produces 2 joint products C and D and 1 byproduct G in a process। मैंने जैसे आपको कल बताया था, नॉर्मली क्वेश्चन आपको बताएगा कि मेन प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं, तो ये उसने बता दिया C और D ये मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनको जॉइंट प्रोडक्ट का नाम दिया गया, और G इज अ बाय प्रोडक्ट। डेटा फॉर द जनवरी, मटेरियल इनपुट की क्वांटिटी क्या है, कॉस्ट क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, ये डेटा फॉर द जनवरी है। जॉइंट प्रोडक्ट्स की आउटपुट क्या है और उनकी वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ क्या है, ये आउटपुट सी और डी की क्वांटिटी है और ये उनकी वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट है और यूनिट लॉस्ट हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2 पर यूनिट, ये लॉस्ट यूनिट की स्क्रैप वैल्यू आ गई। 12000 यूनिट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट जी आर प्रोड्यूस्ड, ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर 1, तो ये बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू आ गई। सो नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट्स, सेल वैल्यू पर यूनिट, बाय प्रोडक्ट की प्रोडक्शन और उसकी सेल वैल्यू। कंपनी पॉलिसी इज टू क्रेडिट बाय प्रोडक्ट सेल वैल्यू टू द प्रोसेस अकाउंट। ये जनाब आपको बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू दे दी उसने, क्या है, क्रेडिट करना है प्रोसेस अकाउंट को। पॉलिसी नंबर 3, जॉइंट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑन सेल वैल्यू बेसिस। ये आपको जॉइंट प्रोडक्ट की पॉलिसी दे दी। जब भी हमें जॉइंट बाय प्रोडक्ट का सवाल आता है तो हमें जॉइंट बाय प्रोडक्ट दोनों की पॉलिसीज बताई जाती हैं। मैंने कहा था बाय प्रोडक्ट में पॉसिबिलिटी है शायद वो ना बताए, लेकिन जब वो नहीं बताएगा तो रिकमेंडेड पॉलिसी नंबर 3 हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन नॉर्मली वो बताएगा, जैसे यहां पे उसने दोनों पॉलिसी बताई कि बाय प्रोडक्ट की पॉलिसी क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट की पॉलिसी क्या है। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। लीजिए जनाब, एक छोटा सा डाटा है, लेकिन इसमें छोटे से डाटे में एक काम की स्किल हमने सीखनी है, जॉइंट बाय प्रोडक्ट से डील करते हुए, लॉसेस से डील करते हुए प्रोसेस अकाउंट बनाना। प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं हम, तो सबसे पहले डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट फीड करते हैं। हमारे पास मटेरियल की क्वांटिटी भी गिवन है तो वो भी फीड कर देते हैं 87,500, कॉस्ट भी गिवन है 541,000। देन वी हैव कन्वर्जन कॉस्ट डाटा अवेलेबल, कितना जी, 2,10,000। ये डेबिट साइड पे कॉस्ट भी होगी, क्वांटिटी भी होगी। क्रेडिट साइड पे हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी सी, एक प्रोडक्ट बनेगी डी और एक प्रोडक्ट बनेगी जी। ये तीनों हमारी फिनिश गुड्स में जाएंगी। ये मेन प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी बाय प्रोडक्ट है। क्वांटिटीज हमें क्वेश्चन में बताया गया है, इसकी है 36,000, इसकी है 30,000, इसकी है 12,000। देन वी हैव इंफॉर्मेशन ऑन नॉर्मल लॉस एज वेल, जो कि है 2,000। तो देखिए साइडें बराबर हो गई या डिफरेंस रह गया कोई? बैलेंसिंग फिगर है कोई?
देयर इज अ बैलेंसिंग फिगर, कितनी है? 7,500, और वो है एबनॉर्मल लॉस की। बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल लॉस की आ रही है जी यहाँ पे, और ये 87,500 पे हमारी साइड्स क्लोज कर दी हमने। हमें आउटपुट और नॉर्मल लॉस की फिगर एज बिफोर गिवन थी। एबनॉर्मल लॉस हम बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, वो हमने पोस्ट की और अपनी क्वांटिटी साइड को मैच कर दिया। प्रोसेस अकाउंट बनाने को हमें कहा गया है, और प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए अब हमें इस तमाम आउटपुट्स की वैल्यूएशन लगानी है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल लॉस को देखते हैं। नॉर्मल लॉस के हमें बारे में बताया गया है कि उसकी वैल्यू है 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, ये बनी 4,000। पर इस तरह के सिनेरियो में जहां पे हमें बाय प्रोडक्ट आ जाती है, तो बाय प्रोडक्ट की पॉलिसी को देख के हमें उसकी वैल्यूएशन के बारे में भी फैसला करना है। यहां पे बाय प्रोडक्ट की पॉलिसी है सेल वैल्यू क्रेडिट करो प्रोसेस अकाउंट को। तो बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू क्या है? 1 रुपए। तो जनाब बाय प्रोडक्ट भी जस्ट लाइक नॉर्मल लॉस सेल वैल्यू पे प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट हो रही है एज पर पॉलिसी। अगर यहां पे पॉलिसी कोई पहली या दूसरी होती तो बाय प्रोडक्ट के अगेंस्ट वैल्यू आती 0। अगर वो कहता है बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू का रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, या बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को अदर इनकम रिकॉर्ड करते हैं, तो प्रोसेस अकाउंट में यहां पे वैल्यू 0 आती है। हमने पॉलिसी के मुताबिक यहां पे ट्रीटमेंट की। अच्छा जी, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब रह गया अब नॉर्मल लॉस C&D। एबनॉर्मल लॉस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि इसको हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट पर यूनिट पे, लेकिन C और D जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। क्या जॉइंट प्रोडक्ट की हम यहां पे इस केस में कॉस्ट पर यूनिट मेजर करते हैं? हमें तो पॉलिसी दी गई है ये कि भाई कॉस्ट पर यूनिट मेजर नहीं करना, जो खर्चा है उसको इन दोनों में तकसीम कर दो सेल वैल्यू की बेसिस पे। मतलब जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट हमें मेजर नहीं करनी। तो ठीक है भाई, हम जॉइंट प्रोडक्ट को बाद में देखेंगे। फिलहाल हम एक वर्किंग वन बनाते हैं और उसमें कॉस्ट पर यूनिट मेजर कर लेते हैं, जिसपे हम एबनॉर्मल लॉस को मेजर करेंगे। और कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला होता है, हमने जो अभी पढ़ा है फार्मूला अंडर पॉलिसी 3, इनपुट प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट विच इज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट। लीजिए जी, यहां से आप कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज ₹10। ये हमने कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला अंडर पॉलिसी 3 जो में गिवन है, इनपुट प्रोसेस कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। और एक्सपेक्टेड आउटपुट इस केस में होती है इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स माइनस बाय प्रोडक्ट यूनिट्स। ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई, और हमने इस कॉस्ट पर यूनिट पे एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू करना है। 10 रुपए में हम एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू करेंगे। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू यहां पे आई 75,000। जॉइंट प्रोडक्ट के केस में एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट पे ही मेजर की जाती है, और कॉस्ट पर यूनिट पे मेजर करते हुए हम C और D के यूनिट्स को अलग-अलग कंसिडर नहीं करते। हमने तो देखना जी, इनपुट में से ये निकाल दो तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है। एक्सपेक्टेड आउटपुट में C कितना D कितना, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं होते कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हुए, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट तो एक ही वैल्यू निकलती है, तो वो तमाम यूनिट्स के लिए बराबर हो सकती है, वो C और D के लिए अलग-अलग नहीं हो सकती। तो इसलिए कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में हमने C और D को अलग-अलग कंसिडर नहीं करना। हमने सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस्ट पर यूनिट ले ली। जी बेटा, यहां तक कोई सवाल? अच्छा बेटा, इधर एक चीज नोट कीजिए। अब आप, हमारी जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट तो 751 है, लेकिन क्या मुझे 751 को COD में तकसीम करना है? 751 तो मेरी क्रेडिट साइड का टोटल आना है। ये मेरी जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट है, ये डेबिट साइड का टोटल है, तो ये तो मेरी क्रेडिट साइड का टोटल आना है। इस क्रेडिट साइड में से कुछ कॉस्ट तो पहले ही मैं बुक कर चुका हूं। इसका मतलब जॉइंट कॉस्ट जो मुझे C और D में तकसीम करनी है, जॉइंट कॉस्ट ऑफ C
एंड डी जो है वो 751,000 में से ये तीन वैल्यूज निकाल दो, 12,000, 4,000 और 75,000 ये निकाल दो, तो ये वो कॉस्ट बचेगी 6,60,000, जिसको इन दो में हम तकसीम करेंगे तो प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट होगा। सो जॉइंट कॉस्ट ऑफ सी एंड डी 751 नहीं है भाई, 751 तो जॉइंट कॉस्ट जरूर है, लेकिन ये डेबिट साइड का टोटल है, यही क्रेडिट साइड का टोटल बनना है। तो क्रेडिट साइड पे तीन वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी हैं, बाकी सिर्फ 6,60,000 बचा है जो सी और डी में जाना है। और ये जाना किस रेशियो में है? पॉलिसी के मुताबिक सेल वैल्यू बेसिस, और सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ लिया जाता है, और ये वैल्यूज हमें गिवन है 4.5, 1.5, टोटल हो गया 6। तो हम यहां से सी और डी की जॉइंट कॉस्ट बना सकते हैं। 6,60,000 में से सी का हिस्सा है 4.5 ओवर 6, और 6,60,000 में से डी का हिस्सा है 1.5 ओवर 6। तो सी का हिस्सा कितना है? 495,000, और डी का हिस्सा 165,000। लीजिए जी, 495,000 एंड 165,000, ये हमारा प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन 45, इसमें जो हमने स्टेप्स सीखे हैं, एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट पर यूनिट की मेजरमेंट, रिमेनिंग कॉस्ट और फिर उसकी तकसीम, ये कॉन्सेप्ट हमारे कंप्रीहेंसिव एग्जामिनर क्वेश्चन में टेस्ट किया जाता है। बस सिर्फ मैथमेटिक्स थोड़े से बढ़ा देता है, वेरिएबल थोड़े ज़्यादा कर देता है, लेकिन अल्टीमेट कॉन्सेप्ट यही है जो हमने यहाँ पे सीखा है कि कैसे हम एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट पर यूनिट मेजर करेंगे, किस तरह हम जॉइंट कॉस्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सी एंड डी निकालते हैं, और उसकी फिर तकसीम कैसे की जाती है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? इस सवाल में कोई बात, किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूछिए। बेटा मैंने प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट करना है ना, डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर करनी है। बेटा सेल वैल्यू की रेशियो पे तकसीम की है मैंने। सेल वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 4.5 मिलियन एंड 1.5 मिलियन, तो 4.5, 1.5 मिलियन 1.5 रेशियो में तकसीम की है। तो 4.5 प्लस 1.5 इज 6, तो 4.5 ओवर 6 एक हो गया, 1.5 ओवर 6 दूसरा हो गया। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? ये हमें 4.5 मिलियन और 1.5 मिलियन सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ गिवन है, तो 4.5 प्लस 1.5 रेशियोज में कॉस्ट को तकसीम करना। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 46 रेप्लिका है इस इलस्ट्रेशन का। रिवीजन एक्टिविटी आपके लिए, सिर्फ एक छोटा सा फर्क आएगा विच शुड नॉट बॉदर यू मच। रिक्वायरमेंट यहाँ भी प्रोसेस अकाउंट बनाना है। शुरू कीजिए, प्रोसेस अकाउंट बनाइए और देखिए यहाँ पे क्या फ़र्क आता है और उससे क्या आप डील कर पाते हैं, या कोई चैलेंज आ रहा है। चैलेंज आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बट मुझे लगता है कि यू शुड बी एबल टू डील विद इट। इलस्ट्रेशन 46 में प्रोसेस अकाउंट बनाना है आपने। सिमिलर इलस्ट्रेशन 45 के अंदाज का ही क्वेश्चन है विद वन माइनर डिफरेंस। बेटा किसी कैलकुलेशन में कहीं हेल्प चाहिए हो पूछिएगा।
जी, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपकी एबनॉर्मल गेन आ रही है, डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो कितनी है? 2000। टोटल आपका क्रेडिट और डेबिट साइड का बन गया 1,02,000। क्वांटिटी कॉलम आपके ऐसे क्लोज हो रहे हैं। इसके बाद वैल्यूएशन में नॉर्मल लॉस को वैल्यू किया जाता है स्क्रैप वैल्यू पे, और पॉलिसी के मुताबिक बाय प्रोडक्ट को भी वैल्यू किया जाएगा स्क्रैप वैल्यू पे। तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2.12 इंटू 5,000, 10600। और ए की सेल वैल्यू कितनी है? 59,400। इसके बाद आपको नॉर्मल गेन के लिए कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना है, विच इज इनपुट प्रोसेस कॉस्ट 8 लाख माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 10,600 माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट 59,400 divided with expected output, which is input minus normal loss minus by products। तो यहां से हमें कॉस्ट पर यूनिट मिल रही है ₹10। और जनाब एबनॉर्मल गेन को ₹10 पे आप वैल्यू करेंगे तो ये आएगा 20,000। अब आप मेजर करेंगे भाई वो क्या कॉस्ट है जिसको एक्स और वाई में तकसीम करना है। उसके लिए आप लेंगे पहले डेबिट साइड का टोटल 8,20,000, और यही टोटल आपको क्रेडिट साइड पे चाहिए 8,20,000। तो भाई 8,20,000 टोटल पूरा करने के लिए आपकी जॉइंट कॉस्ट क्या बची है? जॉइंट कॉस्ट आपकी बचती है 7,50,000। ये वो जॉइंट कॉस्ट है जिसको आप तकसीम करेंगे एक्स और वाई में, तो आपकी साइड 8,20,000 पे मैच हो जाती है। और इनको तकसीम करना है किस रेशो पे? ये है रेशो जनाब 2.5/3.5 एंड 1/3.5। तो कितना हिस्सा आया एक्स का? 535,714। और वाई का 214,286। लीजिए जी, ये हमारा प्रोसेस अकाउंट विद वर्किंग आपके सामने लगभग आ रहा है। कोई बात अगर समझ नहीं आई यहां पे तो पूछिए, किसी कैलकुलेशन में बेटा को हेल्प चाहिए तो पूछिए। जी बेटा, एनी क्वेश्चन?